हेलो एवरीवन, मैं राहुल वर्मा। आपके अपने कॉन्सेप्ट रूम में सभी का स्वागत है। जो हम लक्ष्मीकांत का सीरीज़ स्टार्ट किए थे, हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, हमने आगे जो पढ़ेंगे इसको माइनर कमिटी में है। माइनर कमिटी का मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना फैक्ट बेस्ड हैं ज़्यादातर, तो इतना कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नहीं है, बट एक फैक्ट बेसिस है। सो माइनर कम्युनिटी क्या-क्या था? जैसे माइनर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसका जो पहला था वो फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी था, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के जो हेड थे उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका काम क्या था? असेंबली का पैसा और स्टाफ का अरेंजमेंट देखना होता था। और दूसरा जो था वो क्रेडेंशियल कमेटी था। ये कौन देखता था? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। इनका काम क्या था? मेंबर की आइडेंटिफाई करना, मतलब चेक करना कि कौन सच में असेंबली का मेंबर है या नहीं है। तो ये बेसिकली इनका काम था, चेकिंग करने का काम। इसके हेड कौन थे? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे। उसके बाद जो थर्ड कमेटी थे, हाउस कमेटी। इसके हेड से पी पट्टाभाई सीतारामैया जी थे। इनका काम क्या था? असेंबली के मीटिंग हॉल में बैठने की अरेंजमेंट संभालना वगैरह-वगैरह। जो हॉल में बैठने की जगह वहाँ पे अरेंजमेंट था, उनका काम था अरेंजमेंट। हाउस कमिटी यानी हाउस का देखभाल करना कि कौन कौन आदमी किधर बैठेगा, अरेंजमेंट करना, ठीक है? उसके बाद जो फोर्थ है ये था कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी क्या था? इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर के एम मुंशी कर रहे थे। इनका काम क्या था? डिसाइड करना कि असेंबली में किस दिन कौन सा काम डिस्कस होगा। मतलब ये बेसिकली एक बिजनेस कमेटी थे। बिजनेस का मतलब क्या था यहाँ पे? बेसिकली कि कौन सा काम कब कब डिसाइड होगा। इसका इसका जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर के एम मुंशी जी थे। पांचवा क्या था? एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये पहले प्रेसिडेंट भी बने थे इंडिया के। तो ठीक है, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। इनका काम क्या था? नेशनल फ्लैग यानी तिरंगे का डिज़ाइन और सिंबल को फाइनलाइज़ करना कि फाइनल में कैसा होगा तिरंगा, फाइनल उसका कौन-सा कलर होगा, किधर क्या होगा। इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सिक्स्थ कमिटी है कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये थे जीवी मावलंकर जी थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्चुअल में कैसे फंक्शन करेगा। तो असेंबली का काम और रूल्स को डिफाइन करना, इसके हेड कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। उसके बाद जो सेवंथ था एडहॉक कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। इसके हेड थे एस वर्धवाचार्य थे। ये असेंबली के मेंबर भी नहीं थे, ये भी याद रखना है। बाद में ये असेंबली के मेंबर नहीं थे। कभी ऐसा एमसीक्यू में पूछ लेगा, 4-5 नाम दे देगा, उसमें से कुछ ऐसे लोग का नाम दे देगा जैसे एस वर्धवाचार्य का। इसमें पूछ लेगा कि असेंबली के मेंबर इसमें कौन नहीं थे, कौन थे। तो इनका काम क्या था? सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर और पावर का प्लान करना। मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कितने जजेस होंगे, और वो जो मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब उनका काम देखने का था। कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट का, इसको हेड कौन कर रहे थे? एस वर्धवाचार्य जी कर रहे थे। आठवां कमिटी है कमिटी ऑन द चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस, पी पट्टाभाई सीतारामैया। यहाँ पे नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं? तब प्रोविनेंस देखते हैं तो सब लोग क्या लगा देंगे? पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा और उसको टिक मार्क कर देंगे। बट यहाँ पे एक्चुअल में कमिटी ऑन द चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस, पट्टाभाई सीतारामैया जी थे। इनका काम क्या था? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ जैसे प्रोविनेंस को एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करना। मतलब कि ये जो स्टेट था ना, स्टेट उसी को प्रोविनेंस कहते हैं। तो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड करना था। इसके हेड कौन थे? पट्टाभाई सीतारामैया जी थे। नाइन्थ कमिटी क्या है? एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। नलानी रंजन सरकार थे। ये दो लोग ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी नहीं थे। एक तो नलानी रंजन सरकार थे, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे। और एक तो जीबी मालवणकर जी थे। जीबी मालवणकर ने इनका नाम था एस वर्धवाचार्य। ये दो लोग मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या था? देश का बजट, टैक्स और फाइनेंस सिस्टम डिजाइन करना। मतलब कि बजट कैसे आएगा, फिर टैक्स कौन कौन से स्लॉट में किसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, वो सब डिजाइन करना था। इनका एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन नलानी रंजन सरकार का था। 10वां कमेटी क्या था? लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन, एस के धार। ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविडेंस कमीशन का, तो एस के धार नाम याद रखना। इनका काम क्या था? डिसाइड करना कि स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करना चाहिए या नहीं। ये देखो, स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, इसको किस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए? लैंग्वेज के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा डिबेट हो रहा था कि हमको अपने लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक के बेसिस पे स्टेट चाहिए। तो इनको अपॉइंट किया गया कि आप देखो जरा, स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को मतलब डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके हेड कौन थे? एस के धार जी थे। 11th पॉइंट क्या कहता है? स्पेशल कमेटी ऑन टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुनते ही सब लोग क्या डाल देंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बट नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी थे।
क्योंकि स्पेशल कमिटियों ने एग्जामिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे, इनका काम क्या था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करना और फाइनल सजेशन देना। कोई भी गलती कर देगा आराम से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर ऑप्शन में दिख गया तो मार देगा, क्यों, क्योंकि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जामिन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आंसर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ट्वेल्थ क्या है, ट्वेल्थ पॉइंट क्या कहता है कि प्रेस गैलरी कमेटी, उषा नाथ सेन जी थे। इनका काम क्या था, जर्नलिस्ट और मीडिया के लिए अरेंजमेंट करना। प्रेस गैलरी कमेटी, उषा नाथ मेहता। इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, बस सिर्फ नाम याद रखना कौन कौन से किधर से थे। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप में एस वर्धवाचार्य जी थे। ये भी देखो, इससे पहले भी हमने पढ़ा था ना, एस वर्धवाचार्य जी थे। एस वर्धवाचार्य एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट में भी थे और एडहॉक कमेटी ऑन द सिटीजनशिप में भी वर्धवाचार्य थे। इनका काम क्या था, डिसाइड करना कि कौन इंडियन सिटीजन होगा और कैसे होगा, मतलब कोई आदमी इंडिया में रहता है उसको वो सिटीजन से कैसे माना जाएगा, क्या बेसिस होंगे। इसको इसको हेड कौन कर रहे थे, एस वर्धवाचार्य। तो यहाँ पे एस वर्धवाचार्य दो कमेटी को हेड कर रहे थे, एडहॉक कमेटी ऑन द सिटीजनशिप और एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। याद रखने का ट्रिक क्या है, देखो मेजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन स्ट्रक्चर और राइट्स का काम था, और जो माइनर कम्युनिटी था वो प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ें थी, जैसे फ्लैग हो गया, स्टाफ हो गया, सिटीजनशिप हो गया, मीडिया का हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सेट्रा। तो मेजर कमेटी का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन स्ट्रक्चर और राइट्स मतलब जो सिटीजन्स के राइट्स थे उसको डिफाइन करना था। और जो माइनर कमेटी थी वो प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ें थी, जैसे फ्लैग का कौन सा कलर होगा, कैसे होगा, स्टाफ कौन कौन से होंगे, सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, मीडिया की क्या अरेंजमेंट कैसे होगा, फाइनेंस का क्या होगा, टैक्स का स्लॉट क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब एक कमेटी थी जिसका नाम ड्राफ्ट कमेटी था। ड्राफ्ट कमेटी यानी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी यही थी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 में। काम क्या था, इंडिया का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट तैयार करना। ड्राफ्टिंग का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये फाइनलाइज करेगा, ये क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करेगा। इसका मेन काम ही था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। बाकी जितने भी कमेटी थे सबके अलग अलग काम थे। किसी को सिटीजनशिप के बारे में पता करना था, क्या कैसे मिलेगा, किसी को फाइनेंस के बारे में था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम ही था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो ये बना कभी था, 29 अगस्त 1947 में इंडिया का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट तैयार करना था। इसके मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन से थे, इन मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो मेंबर के जो चेयरमैन थे ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिसको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे एन गोपाल स्वामी अयंकर हैं, फिर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर है, थर्ड नंबर पे डॉक्टर के एम मुंशी जी हैं, फिफ्थ पे सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी हैं, और फिर एन माधव राव बी एल बटलर के बदले आए थे, क्योंकि उनका हेल्थ की वजह से, देखो बी एल बटलर जी थे, उनको हेल्थ इशू हुआ तो उसकी जगह पे एन माधवा जी को ले लिया गया ट्रांसफ़र करके। उसके बाद टी टी कृष्णाचार्य जी थे, डीपी खैतुन के बदले आए थे, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। तो दो लोग ऐसे थे जो दूसरे के बदले आए थे, एक तो टी टी कृष्णाचार्य जी थे, एक तो एन माधवराव जी थे, जो को बी के बटलर के बदले आए थे, और टी टी कृष्णाचार्य डीपी खैतुन के बदले आए थे। टिप 7 मेंबर को छोटा ग्रुप था, लेकिन डिसीजन मेकिंग बहुत पावरफुल था। ये 7 मेंबर को नाम रखना याद बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछ देगा ना भाई, अगर इसमें से समझ लो 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 एंड 4, इसमें 2 ऑप्शन मतलब 2 लोग का नाम है, 2 लोग का कोई और डाल देगा, तो कैसे तुमको मालूम पड़ेगा। तो ये 7 लोगों का नाम ना आप मतलब 4-5 बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा। ड्राफ्ट कैसे बना, सुनो। फर्स्ट कमेटी के सब कमिटीज़ का प्रपोजल और आइडिया स्टडी किया गया। फिर फर्स्ट ड्राफ्ट कभी हुआ, फरवरी 1948 में। यहाँ पे क्या बोला, कमिटी ने सब कम्युनिटीज़ के प्रपोजल को, आइडिया को स्टडी किया, ठीक है। ये जो कमिटी थी, ये सारे कमिटी का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और उसको स्टडी करता है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट कभी हुआ, फरवरी 1948 में। पब्लिक डिस्कशन कभी हुआ, 8 मंथ दिया गया, लोग सजेशन और फीडबैक दे सकते थे, ठीक है। सेकंड ड्राफ्ट कभी हुआ, पब्लिक फीडबैक और क्रिटिसिज्म्स के बाद। पब्लिक फीडबैक हो गया, उसके बाद उस क्रिटिसिज्म के बाद सेकंड ड्राफ्ट तैयार हुआ अक्टूबर 1948 में। क्यों, इसमें जो भी फीडबैक था, जो भी करेक्शन था, उसको करेक्शन करके सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया गया, अक्टूबर 1948 में पब्लिश हुआ। अब टाइम टेकल कैसे कितना हुआ, टोटल लेस देन 6 मंथ में ड्राफ्ट रेडी हो गया, ठीक है। कमेटी ने 141 दिन ही मीटिंग में बैठकर काम किया, मतलब 141 डेज में 6 मंथ के अंदर रेडी कर दिया गया। तो समरी क्या है, बनाया गया 29 अगस्त 1947 को। काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सबको याद है, लेकिन आपको 7 मेंबर का नाम याद रखना चाहिए। मेंबर में 7 लोग थे, 2 लोग रिप्लेसमेंट के नाम पे थे, मतलब साथ में थे। उन 2 लोगों का नाम भी याद रखना ज़रूरी है, कमेंट में करना जरूर बताना कि कौन कौन से 2 लोग थे। फर्स्ट ड्राफ्ट कभी था, फरवरी 1948 में। सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में। टोटल डेज कभी लगा था, 141 डेज। अब आते हैं इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेप, फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ। फाइनल ड्राफ्ट को लेके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 4 नवंबर 1948 को इंट्रोड्यूस किया, मतलब फर्स्ट रीडिंग हुआ। असेंबली ने 5 दिन तक जनरल डिस्कशन की, मतलब 4 से लेकर 9 नवंबर तक 1948 तक, ठीक है। अम्बेडकर जी आते हैं, फाइनल ड्राफ्ट को असेंबली में इंट्रोड्यूस करते हैं 4 नवंबर 1948 को। 5 दिन के बाद जनरल डिस्कशन होता है, मतलब 4 से 9 नवंबर तक। स्टेप सेकंड क्या हुआ, सेकंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज होता है, मतलब 15 अगस्त से लेकर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर तक 1949 तक एक एक क्लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है ना, उसको डिबेट करते हैं कि ये डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए। उसी को लेके यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज एक एक लाइन को लेके डिबेट होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज 7653 अमेंडमेंट प्रोसेस हुए, कि इतना सब काम करने के बाद भी यहाँ पे बोला गया कि ये चेंजेस की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इसकी जगह कौन सा चेंजेस लाना ज़रूरी है, वो सब भी प्रपोज हुआ। 2473 अमेंडमेंट एक्चुअली डिस्कस किए गए, मतलब हर आर्टिकल को केयरफुली डिस्कस और डिबेट किया गया ताकि परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड रीडिंग और अडॉप्टेशन। 14 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने मोशन दिया, क्योंकि अब रीडिंग तो हो गया, पहला रीडिंग भी हो गया, उसके बाद सेकंड रीडिंग भी क्लॉज बाय क्लॉज हो गया, अब क्या गया थर्ड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग के बाद अडॉप्ट भी कर लेंगे। तो डेट था 14 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक मोशन पास किया। मोशन का मतलब है कि ये मैं लेटर पास कर रहा हूँ, अगर ये लेटर पास हो गया तो मानूंगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो मोशन का मतलब यही है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ऐसे उस पर लिखा हुआ था। तो अडॉप्टेड कभी हुआ 26 नवंबर 1949 को, मतलब बन के रेडी हो गया। अडॉप्टेशन ये देखो 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग होती है। उसके बाद इसी पेपर को, ये समझ लो ये बुक है, ये बुक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अडॉप्ट कभी हुआ 26 जनवरी 1949 को, ये अडॉप्ट हो गया 1949 को, ठीक है। आउट ऑफ 299 मेंबर में से 284 प्रेजेंट थे और सब उन्होंने साइन किया। 299 मेंबर टोटल थे, 284 उस टाइम पे प्रेजेंट थे, बाकी लोग तो एब्सेंट हो गए, तो उसमें कुछ मेंबर जो वहाँ पे प्रेजेंट थे सब ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया। और यही डेट प्रियम्बल में मेंशन है, द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, यही तो है, क्योंकि उसी टाइम तो अडॉप्ट हुआ था। तो कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल 1 आर्टिकल, कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, देखो प्रियम्बल 1 में है। उसके बाद आर्टिकल, एक प्रियम्बल था, आर्टिकल 395 था, शेड्यूल 8 था। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में इनैक्ट होने के बाद फाइनल किया गया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया, उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया। यहाँ पे यही बोलता, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद फाइनल किया गया, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया, उसके बाद प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया। यहाँ पे रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का क्या था, देखो लॉ मिनिस्टर और द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी थे। उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर भी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। असेंबली में लॉजिकल, फोर्सफुल और द परसुएसिव आर्ग्यूमेंट देते थे, क्योंकि यही चेयरमैन थे ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल होती थी ये उसका आंसर देते थे। लॉजिकल, फोर्सफुल, परसुएसिव आर्ग्यूमेंट देते थे। रिकग्नाइज एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो इनको निक नेम मिला था क्योंकि इनके काम को लेके। लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी इनको कहा जाता था, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट के लिए ज़्यादा एक्टिव होकर काम करते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो थे ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 29 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। ये डिसाइड कभी हुआ 19 नवंबर 2015 को, मतलब इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, ये 2015 के बाद से मनाया जाने लगा 26 नवंबर को। सो इजी टाइमलाइन समरी क्या है, 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग होती है, मतलब ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर 15 नवंबर 1948 को से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक सेकंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज होता है और अमेंडमेंट के साथ होता है, डिस्कस होता है वहाँ पे। फिर 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और साइन इनैक्ट कर दिया जाता है। ये पूरा टाइमलाइन है इसका समरी में। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कब कौन से पार्ट लागू हुए हैं, तो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ एक साथ नहीं लागू हो गया था।
वहाँ पे क्या-क्या कब लागू हुआ था उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में ही पूरा जो बुक में लिखा है हम उसको ही मानेंगे, आज से ये पूरा लॉ होगा, ऐसा नहीं था। उसका कुछ चीज़ें ना टाइम के हिसाब से अडॉप्ट किया गया। क्या था पढ़ते हैं, देखो इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब कौन-सा पार्ट लागू हुआ? तो 26/1949 को, यानी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब कुछ स्पेशल प्रोविजन तुरंत इफेक्टिव हो गए थे। ये प्रोविजंस मेनली सिटीजनशिप आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 यानी रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कौन होगा इंडिया में, कौन नहीं होगा, कौन फॉरेनर होगा, कौन सिटीजनशिप होगा, ये डिसाइड तुरंत लागू होगा, मतलब 26 नवंबर 1949 के डे से ही। फिर इलेक्शन कैसे हो गया, आर्टिकल 60 और 324, इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल 60 और 324, बस इतना याद रखना। प्रोविंशियल पार्लियामेंट यानी स्टेट का पार्लियामेंट, स्टेट का पार्लियामेंट मतलब जहाँ पे असेंबली होती है ना, असेंबली, उसी को बोला गया। मतलब टेम्पररी पार्लियामेंट स्टेट के लिए। टेम्पररी और ट्रेडिशनल प्रोविनेंस में से कुछ समय के लिए स्पेशल रूल दिया गया। जो ट्रेडिशनल प्रोविनेंस थे ना, मतलब कि जहाँ पे ट्रेडिशनल लोग यानी शेड्यूल ट्राइब लोग वगैरह वगैरह थे, वहाँ पे कुछ समय के लिए उनको स्पेशल रूल दे दिया गया कि अभी हम इस पे डिस्कस नहीं करते हैं, तब टाइम आएगा तो हम इस पे फाइनलाइज करेंगे। तो शॉर्ट टाइटल क्या था, आर्टिकल 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप रीड कर लेना। लेकिन ये सब चीज़ें याद होना चाहिए, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविनेंस, आर्टिकल 360, 320, 324, 5, 6, 7, 8, 9, और इसको भी थोड़ा रीड कर लेना। बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस रीड कर लेना आर्टिकल को, ऐसा ही। ये सब चीज़ें तुरंत इफेक्टिव हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, मतलब ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होते ही काम करने लगे थे। अब बारी आती है 26 जनवरी 1950 को। ये डेट देखो कितना है, 26 नवंबर 1949 का है, ये देखो ये क्या है, ये 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है। यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, ये 26 जनवरी 1950 है। यहाँ पे क्या हुआ था देखते हैं। बाकी मेजर पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यही ऑफिशियल डेट ऑफ द कमिटमेंट है। इसी दिन को इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। समझ में आया, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी बाकी चीज़ें अडॉप्ट उस टाइम पे लागू नहीं हुआ था ना, 26 जनवरी को 1950 को सारी की सारी चीज़ों को लागू कर दिया गया था। यही ऑफिशियल डेट है कमिटमेंट का, ठीक है। अब सवाल आता है कि 26 जनवरी क्यों? अरे भाई, तब हमने 26 नवंबर को 1949 को अडॉप्ट कर लिया, तो 26 जनवरी का वेट क्यों कर रहे थे हम लोग, वो भी 1950 का, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल रीजन है। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। तो 1930 के दिन क्या हुआ था कि हम तब ब्रिटिश के अंडर थे, तो हम ये डिमांड किए थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि हमारा खुद का स्वराज चाहिए। तो ये डेट कभी था, ये 26 जनवरी 1930 का था। इसीलिए ये रेजोल्यूशन लाहौर सेशन में दिसंबर 29 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था। ये भी याद रखना, लाहौर सेशन था, दिसंबर 29 था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसीजंस के बाद हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को चूज किया गया ताकि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस बनी रहे। अरे भाई देखो, 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या बोलती है कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये 26 जनवरी ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे इन लोग डिमांड किए थे, कभी लाहौर सेशन में किए थे। तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1949 को, 26 नवंबर को। तो इन्होंने बोला यार देखो, हमने तो पूर्ण स्वराज की बात कभी की थी 26 जनवरी को, तो हम 26 जनवरी 1950 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअल में जो भी बाकी कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये एक हिस्टोरिकली डे बना रहेगा, जैसे बर्थडे डेट होता है ना, वैसे ही बिल्कुल। तो पुराने लॉ क्या हुए, रिपील कर दिए गए, अबॉलिश हो गए। कौन कौन से? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंक्लूडिंग ऑल अमेंडमेंट, ये दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। कंटिन्यू हुआ अबॉलिश ऑफ द प्राइवेसी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949, मतलब पुरानी ब्रिटिश लॉ मोस्टली हट गई, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे प्राइवेसी काउंसिल के रूल्स कंटिन्यू रहे। ये क्या है, हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि प्राइवेसी अबोलिशन ऑफ द प्राइवेसी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949, मतलब बाकी जितने भी चीज़ें थे ना, ये रिपील हो गए। इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1949, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बस ये पुरानी ब्रिटिश लॉ कुछ एक थी, वो है एबोलिशन ऑफ द प्राइवेसी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949। ये क्या था, हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब अपने बुक में देखो, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस कौन कौन से थे। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1949, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बैकग्राउंड क्या देखो, इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज अभी हो रही है 1949 का।
कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई ताकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के लिए मटेरियल और गाइडेंस प्रिपेयर कर सके। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस की बात हो रही है, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1949 को बैकग्राउंड किया हुआ। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज अभी अभी हो रही है 1949 में, और कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के लिए मटेरियल और गाइडेंस प्रिपेयर किया जाए। डेट ऑफ द फॉर्मेशन 8 जुलाई 1946 को। मेंबर ऑफ द कमेटी कौन कौन से थे? हाँ, तो एक्सपर्ट कमेटी क्या था? मान लो एक कमेटी है, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। कौन सा कमेटी है, कौन कौन सा मेंबर थे, इसका काम क्या था, आगे पढ़ते हैं। देखो मेंबर कौन थे इस कमेटी का, पहले तो ये देखो मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसके चेयरमैन थे। एम असफ अली थे, फिर के एम मुंशी जी थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर जी थे, के टी शाह जी थे, डी आर गाडगिल जी थे, हुमायूं कबीर जी थे, और के संथनम जी थे। ये 8 लोग मेंबर थे। मतलब एक कमेटी है, इस कमेटी के 8 लोग मेंबर है। चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बाकी सारे मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। लेटर कृष्णा कृपलानी एडेड हुए एज अ मेंबर एज एंड कन्वर्वर। तो ये भी नाम याद रखना, कृष्णा कृपलानी जी भी बाद में मेंबर एज ऐड हुए। अब इनकी मीटिंग कभी होती है? फर्स्ट मीटिंग होती है दिल्ली को 20 और 22 जुलाई को 1946 को लेकर। सेकंड मीटिंग कभी होती है? बॉम्बे में। तो 2 जगह मीटिंग होती है। बॉम्बे पहले दिल्ली में होती है 20 और 22 जुलाई को 1946 को, फिर बॉम्बे में होता है 15 एंड 17 अगस्त को 1946 को। ये 2 मीटिंग होती है कमेटी का। वर्क डन बाय द कमेटी। अब देखो कमेटी ने क्या क्या काम किया। पहले हमने देखा कि कमेटी क्या था, कमेटी के मेंबर क्या थे, और कमेटी की मीटिंग कहाँ कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई। वर्क डन बाय द कमेटी, क्या क्या काम हुआ? प्रिपेयर नोट एंड द मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। असेंबली के लिए पूरा तैयारी करना है। असेंबली समझ लो कि एंगेजमेंट की तरह है। एंगेजमेंट में कौन कौन क्या क्या करेगा उसको तो मालूम होना चाहिए ना। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द असेंबली, प्रिपेयर नोट एंड द मटेरियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये कमेटी ने काम किया। डिस्कस क्या क्या किया है? प्रोसीजर ऑफ द असेंबली, कैसे असेंबली प्रोसीज करेगा, प्रोसीजर कैसे करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कमेटी, जो मेजर कमेटी था, माइनर कमेटी था, कैसे डिसाइड होगा, ये अपॉइंटमेंट डिसाइड करना। ड्राफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच बिकम द बेसिक ऑफ द प्रियम्बल, ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन क्या था जिसको ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रियम्बल एज अ प्रियम्बल की तरह अडॉप्ट किया था। क्या था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? प्रपोज अबाउट, यहाँ पे प्रपोज आइडिया अबाउट ऑटोनॉमस एरियाज। देखो नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत सारे ऑटोनॉमस एरियाज है। ऑटोनॉमस एरियाज के लिए क्या करना चाहिए? पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द सेंटर, ये हो गया सेंटर, और उसके नीचे स्टेट है। तो कैसे कैसे दोनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बताओ, वो भी डिसाइड करना। प्रिंसली स्टेट के लिए क्या करेंगे? अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ये सब डिसाइड करना इनका काम था। ठीक है, यही सब ये कमेटी कर रही थी। और इम्पोर्टेंस, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ग्रेविन हस्टिन ने क्या कहा था? It was the Congress expert committee that set India on the road to her present constitution। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी क्या कहती है? रोड बना दी थी। ये रोड बनाई थी जिसको बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रोड तैयार करने वाला काम क्या था? कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी का था। बेसिकली ये कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के लिए फाउंडेशन ला दिया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब प्रियम्बल की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए फाउंडेशन तैयार की थी, यही कमेटी होती है। लेकिन देखो कोई भी कमेटी हो, उसका कुछ तो क्रिटिसिज्म भी रहता है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बहुत सारे काम किए, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म तो रहता ही है। क्या क्या था क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्रिटिक्स का कहना है कि मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे बाय द पीपल ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस पे। मतलब आम लोगों का डायरेक्ट वोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में नहीं गया। अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? ये लोग इलेक्टेड थोड़ी ना थे। यहीं ये देखो ना, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे वो क्या बात हो रही है कि प्रोसीजर कैसे होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कमेटी कैसे होगा। मतलब ये जो मेंबर थे ना 8, ये थोड़ी ना इलेक्टेड मेंबर थे। वही यहाँ पे बात हो रही है कि यही लोग, ये तो बिना इलेक्टेड थे और यही लोग बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो ये तो इलेक्टेड नहीं थे, ये तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी ही नहीं। ये यहाँ पे क्रिटिक कह रहा है इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी। क्रिटिक कहना कि असेंबली ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनी थी। मतलब हमने क्या बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये सॉवरेन है, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। लेकिन जिसको क्रिटिसिज्म करना है उनका कहना का मतलब है कि असेंबली भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से ही बनी थी ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था, एक्सेप्ट हुआ था। वो पीछे जाके पढ़ो कि अगस्त ऑफर क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस एक्ट क्या हुआ था, सब उसमें बताया गया है। तो ये तो ब्रिटिश खुद ही प्रपोजल दी थी ना, तभी जाके बनी। तो सॉवरेन कैसे हो गई? सेशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से होती थी उस टाइम पे, क्योंकि हम तो आज़ाद ही नहीं थे ना। मतलब इनिशियली ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट या सॉवरेन नहीं थे। क्रिटिसिज्म का कहना यह था।
टाइम कंज्यूमिंग थे। क्रिटिक्स ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कंपैरिजन, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन 4 मंथ में कंप्लीट कर दिया गया। एग्जाम्पल, नजरुद्दीन अहमद मेंबर ऑफ द असेंबलीज ने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को निक नेम दे दिया गया, ड्रिफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक एकदम धीरे 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 चल रहा है। नजरुद्दीन अहमद जी का कहना यह था। डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, फोर्थ पॉइंट ये कहता है, क्रिटिक्स कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल में थी। ग्रेमिल ऑस्टिन ने अमेरिकन एक्सपर्ट जो थे उनका रिमार्क किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इज एन एसेंशियल वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। इनका कहने का मतलब है कि जितने भी असेंबली में मेंबर थे सारे के सारे कांग्रेस के मेंबर थे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, असेंबलीज में मोस्टली लॉयर और पॉलिटिशियन ही थे। अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सुफिशिएंटली प्रेजेंट नहीं थे। सब के सब जितने भी आप देखोगे, चाहे जवाहरलाल नेहरू को ले लो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लो, जितने भी लोग थे उसमें के सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग लॉयर थे और पॉलिटिशियन तो सब थे। बाकी इनका कहने का मतलब है जो ये बोल रहे हैं अदर सेक्शन का मतलब इसमें कोई फार्मर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई और कुछ एक्सपर्ट नहीं था। ठीक है, तो अदर सेक्शन में सफिशिएंटली प्रेजेंट ही नहीं थे, सिर्फ यही थे लॉयर एंड पॉलिटिशियन टाइप में। क्रिटिक्स का कहना है कि इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, यानी लॉ लैंग्वेज है, इसको कहते हैं लॉ लैंग्वेज है। सिक्स पॉइंट कहता है डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि असेंबली हिंदू डोमिनेटेड थी, जैसे लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन ने अ बॉडी ऑफ हिंदू कहा गया था। वेस्टन चर्चिल ने रिप्रेजेंटेशन ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म कोई भी करे कैसा भी करे, लेकिन जो हमने बनाया वो बेस्ट है। वे टू रिमेंबर, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, सॉवरेन थे। इनिशियली ब्रिटिश परमिशन से हुआ था, टाइम लॉन्ग हुआ, काफ़ी स्लो रहा। पार्टी कांग्रेस डोमिनेंट थे, प्रोफेशन मोस्टली लॉयर और पॉलिटिशियन थी, कम्युनिटी मोस्टली हिंदू थे। शॉर्ट ट्रिक, नो डायरेक्ट, नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट, स्लो, कांग्रेस, लॉयर, हिंदू, ये एनडीए SCL वाला कुछ भी तुम याद कर लेना। तो यही वहाँ पे कहने का मतलब था। अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ते हैं। देखो, इम्पॉर्टेंस फैक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लक्ष्मीकांत में ध्यान से पढ़ते रहे, मतलब देखते रहना, मैं बोल रहा हूँ। असेंबली ऑफ द सिंबल ऑफ द असेंबली, ये असेंबली, इसका सिंबल क्या होगा, एलिफेंट का सिंबल, सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में अडॉप्ट किया गया। मतलब एलिफेंट का सिंबल को सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए अडॉप्ट किया गया। मतलब एलिफेंट स्ट्रेंथ और विजडम का सिंबल होता है, इसीलिए सिंबल ऑफ द असेंबली कौन था, हाथी, ऐसे याद रखो। की पर्सनालिटी कौन थे, सर BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, यानी लीगल एडवाइजर यही थे। और HVR अयंगर जी सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, मेन ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, SN मुखर्जी जी थे। और HVR अयंगर जी सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। सर BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कैलीग्राफी एंड डेकोरेशन किसने किया था, प्रेम सहजारी नारायण साईजादा कैलीग्राफर थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन बाय द फ्लो इन द इटैलिक स्टाइल, इन्होंने ही वो कैलीग्राफी अपने स्टाइल में लिखा था। इनका नाम था रायजादा, ऐसे याद रखना, रायजादा। आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन, ब्यूटीफाइड एंड डेकोरेटेड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक बनाते हैं ना तो उसके पेज को डेकोरेट करते हैं, शांति निकेतन से वो आया था। नंदलाल बोस जी किए थे। और बोहेर राम मनोहर सिन्हा, ये 2 लोग मिलके किए थे। ठीक है, और जो प्रियम्बल का डेकोरेशन था ये बिहोर राम मनोहर सिन्हा जी थे। ये देखो, बिहोर राम मनोहर सिन्हा जी था डेकोरेशन। इलस्ट्रेटेड और ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल के ऊपर देखो जैसा कुछ डिज़ाइन बना, तो ये तो बिहोर राम मनोहर सिन्हा जी थे। हिंदी वर्जन कैलीग्राफी कौन थे, वसंत कृष्ण वैद्य जी थे। डेकोरेशन ऑफ द हिंदी वर्जन नंदलाल बोस जी थे। तो देखो, डेकोरेशन की जब भी बात आएगी 2 लोग रहेंगे, नंदलाल बोस एंड द बिहोर राम मनोहर सिन्हा जी थे। ये हिंदी का डेकोरेशन किसने किया था, नंदलाल बोस जी। हिंदी कैलीग्राफी कौन किया था, वसंत कृष्ण वैद्य जी थे। तो ऐसे बस इसको, ये बहुत फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, बस आपको याद करने की चीज़ें हैं। तो इजी रिमेंबर किया, सिंबल क्या हो गया, हाथी। लीगल एडवाइजर क्या थे, सर BN राव थे। सेक्रेटरी कौन थे, HVR अयंगर जी थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन को थे, SN मुखर्जी थे। कैलीग्राफी प्रेम सहरारी नारायण रायजादा थे। डेकोरेशन नंदलाल बोस प्लस ये बोहेर राम मनोहर सिन्हा, दोनों लोग मिलकर किए थे। कौन हिंदी में किया, कौन किधर किया, वो वही याद रखने का चीज़ें हैं, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी टेक्स्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, देखो सिंपल सिचुएशन क्या था। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी वर्जन के लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं था, मतलब सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही अथॉरिटी टेक्स्ट था।
मतलब हिंदी में कोई इसका मान्य ही नहीं था, सिर्फ अथॉरिटी जो टेक्स्ट था वो इंग्लिश में था। तो एक अडॉप्टेशन हुआ, मतलब अमेंडमेंट हुआ 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 में, मतलब 58 1987 में एक अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 349 ए ऐड हुआ जो पार्ट 22 में आया। मतलब 58 को अमेंड किया गया, 58 अमेंडमेंट हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ? 349 को ए अमेंड हुआ जो कि पार्ट 22 का पार्ट बना। ठीक है, ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि हिंदी वर्जन भी अथॉरिटेटिव होगा, मतलब उसकी भी अथॉरिटी चलेगी, सिर्फ इंग्लिश वाले का अथॉरिटी नहीं चलेगा, हिंदी वाले का भी अथॉरिटी चलेगा। कब हुआ था? 58 में, याद रखना 58 1987 में हुआ था। क्या चेंज किया गया था? 394 ए ऐड हुआ था कौन से पार्ट में? 22 पार्ट में, 22 पार्ट में, बस ये याद रखना। मेन प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल 349 ए का क्या था? प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। प्रेसिडेंट इंश्योर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन हिंदी में पब्लिश हो। ट्रांसलेशन में लैंग्वेज स्टाइल टर्मिनोलॉजी को सेंट्रल एक्ट के हिंदी टेक्स्ट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है, पहले से सब अमेंडमेंट इंक्लूड किया जाए। मतलब ये प्रेसिडेंट, देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में समझ लो अमेंडमेंट होता है तो इंग्लिश में हो गया, उसको हिंदी में भी करो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डाल दी? प्रेसिडेंट की, कि तुम संभालो भाई, इसको एज इट इज़ हिंदी में भी करो, इसकी मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे बोले इक्वालिटी ऑफ द मीनिंग, यानी हिंदी ट्रांसलेशन और अमेंडमेंट सेम मीनिंग एज अ इंग्लिश ओरिजिनल माना जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रेसिडेंट हिंदी टेक्स्ट को सुटेबली रिवाइव करवा सकता है। यानी सब प्रेसिडेंट के ऊपर डाल दिया गया कि भाई इसको बुक जो इंग्लिश में है ना, इसको ट्रांसलेट करा देना हिंदी में, और जो भी इंग्लिश में मीनिंग है उसको हिंदी में भी सेम मीनिंग रहेगा। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी पब्लिश हिंदी ट्रांसलेशन और अमेंडमेंट को सब पर्पजेस के लिए अथॉरिटेटिव माना गया, मतलब हिंदी भी एज ए हिंदी इक्विवेलेंट टू इंग्लिश माना गया। तो इजी टू रिमेंबर क्या है? 1987 में 58 अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 324 ए आता है। पर्पस क्या था? पर्पस का क्या था? हिंदी टेक्स्ट को अथॉरिटेटिव बनाना था। प्रेसिडेंट का काम क्या था? पब्लिश प्लस अमेंडमेंट को इंक्लूड करके रिवाइव इफ नीडेड, पब्लिश करना। फिर अगर उसमें अमेंडमेंट अगर कुछ आया तो उसको भी पब्लिश करना, अगर उसमें कुछ कमियां आए तो रिवाइव करना। मतलब मीनिंग क्या था? हिंदी और इंग्लिश का ओरिजिनल सेम होना चाहिए। ट्रिक क्या है? 1987 हिंदी टेक्स्ट प्रेसिडेंट एंश्योर सेम मीनिंग एज ए इंग्लिश। सो हम यहाँ पे चैप्टर को ख़त्म करते हैं, अगले चैप्टर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।